हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल कनेक्ट विद एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा छठी के विज्ञान विषय के नोट्स। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक से जिसमें से काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चाहे वो कौन से भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये नोट्स मैंने बनाए हैं कक्षा छठी के विज्ञान विषय के। तो शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक, और पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और एक एक जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो शुरू करते हैं, चलिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले देखते हैं फर्स्ट में भोजन के प्रमुख पोषक तत्व। ठीक है, हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, और इन सभी की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। इनमें से एक की भी अगर कमी हो जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं हमारे शरीर में। तो एक भी पोषक तत्व की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये कौन कौन से हैं पोषक तत्व, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के 4 ऑप्शन में पूछ लेते हैं। प्रोटीन, विटामिन, वसा दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, या फिर कुछ और पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कौन सी भी एग्ज़ाम हो। तो देख लेते हैं हम। देखिए, पहला है प्रोटीन, फिर है विटामिन, फिर है वसा, फिर है कार्बोहाइड्रेट, फिर है खनिज लवण और जल। जल तो हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तो हम रोज़ की ज़रूरत है। ठीक है, प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इनकी अगर कमियां हो जाती है हमारे शरीर में तो चल जाता है, लेकिन जल की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तो हमारी रोज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से हैं? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है और जल है। इनमें से जो खनिज लवण है उनकी जो मात्रा है वो शरीर को सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है, वैसे तो सभी जो पोषक तत्व है उनकी सीमित मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो लेकिन ये सभी अनिवार्य रूप से हमारे शरीर की आवश्यकता है। ये पोषक तत्व सुचारू सही मात्रा में मिलने पर हमारे शरीर की वृद्धि और विकास बिल्कुल सही तरीके से हो पाता है, नहीं तो हमारा जो शरीर है वो कई विकारों का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया। आगे देखते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि ये बुक से ली गई है, एनसीईआरटी से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसमें देखिए ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की परीक्षण की विधियाँ भी आपने पढ़ी होगी कक्षा छठी में, तो वो भी बता रखी है यहाँ पे। तो कैसे करते हैं वो भी दे रखा है। कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के परीक्षण की विधियों में आयोडीन, कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण विधियों में किस विलयन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आयोडीन का। ठीक है, वसा के लिए कॉपर सल्फेट और प्रोटीन के लिए कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं हम। भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, भोजन में मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या होती है? एक तो मंड और शर्करा। ठीक है, यह हमारे भोजन में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं, तो इन्हें भी हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक है, मंड को भी कार्बोहाइड्रेट और शर्करा भी एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही मिलता है। जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, और वसा का भी क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, और आगे हम देखेंगे इनके कार्य भी, तो देखते हैं हम आगे। अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखिए, अगला टॉपिक यहाँ पे ये वाला दे रखा है कि मंड, जिसे हमने अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, तो इसके परीक्षण के लिए
क्या विधि अपनाई जाती है? तो यहाँ पे दे रखा है कि मंड, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, परीक्षण के लिए आयोडीन विलयन की बूंदें मिलाने पर जो खाद्य पदार्थ है उसका रंग नीला या काला हो जाता है। ठीक है, अगर स्कूल वगैरह में जैसे साइंस में प्रैक्टिकल वगैरह तो करवाते ही हैं, तो ये आपके प्रैक्टिकल का एक पार्ट हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ का परीक्षण कीजिए कि इसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या नहीं। ठीक है, मंड की उपस्थिति है या नहीं। तो इसके लिए आपको आयोडीन विलयन दिया जाता है, फिर आप खाद्य पदार्थ में उसको मिलाते हैं। तो अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है या तो नीला हो जाएगा या काला हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति है या मंड की उपस्थिति है। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे देख लेते हैं। और अगला दे रखा है खाद्य पदार्थ प्लस कास्टिक सोडा प्लस कॉपर सल्फेट, ये इन सभी को मिलाने पर क्या होता है, परिणाम क्या आता है? बैंगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी आपसे पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को किस विधि से बताया जा सकता है। ठीक है, तो हम खाद्य पदार्थ लेंगे, कोई भी हो सकता है खाद्य पदार्थ, उसका चूर्ण लेंगे थोड़ा सा, यहाँ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल चल रहा है तो थोड़ी सी एक सूक्ष्म मात्रा की यहाँ पे आवश्यकता होती है। ठीक है, उसमें हम कास्टिक सोडा लेंगे प्लस कॉपर सल्फेट लेंगे। तो इन तीनों को मिलाने पर अगर बैंगनी रंग हो जाता है तो वहाँ पे किसकी उपस्थिति होती है? प्रोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाने की विधि हो गई। अब और आगे देखते हैं। इन सभी को इतना आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाने के लिए किस विलयन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पे दे रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है प्लस वसा है, ये ऊर्जा देने वाला भोजन है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे कि ऊर्जा देने वाला भोजन कौन सा है। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों ही ऊर्जा देने वाले भोजन हैं। फिर है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी देख लेते हैं हम कि किन किन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी हमें ऊर्जा मिलती है किन किन चीज़ों से। बाजरा, गेहूँ, चावल, तरबूज, आलू, शकरकंद, गन्ना, पपीता, आम, मक्का, इन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आगे देखते हैं। अब प्रोटीन के स्रोत देखते हैं हम। प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है हमें? मटर, सोयाबीन, राजमा और सभी दालें। ठीक है, दालों से हमें विशेष रूप से प्रोटीन मिलता है, अंकुरित दालों से। और आगे देखते हैं। चलिए, अब प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं कि प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है। तो प्रोटीन के कार्य, ये प्रोटीन के कार्य जो है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि टूट फूट मरम्मत का कार्य करता है प्रोटीन, और शरीर की वृद्धि और शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य प्रोटीन का होता है। इन्हें शरीर में टूट फूट हो जाती है, जैसे कि मान लेते हैं हम उदाहरण के लिए कोई एक्सीडेंट होता है तो या उसमें हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो इसमें हम जो पेशेंट है उसको प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा देते हैं। ठीक है, इससे उसका जो हड्डियां हैं उनमें जल्दी सुधार हो जाता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टूट फूट की मरम्मत का कार्य किसका होता है, तो ऑप्शन दे रखा होता है, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका सही आंसर प्रोटीन होगा। ठीक है, ना कि कार्बोहाइड्रेट, ना कि वसा, ना कि खनिज लवण। तो यहाँ पे प्रोटीन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये इसको आप ज़रूर नोट करिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टूट फूट मरम्मत का कार्य किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। आगे देखते हैं हम। देखिए, अब विटामिन का क्या कार्य होता है, विटामिन को क्या कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं और यह रोगों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, विटामिन्स पढ़े होंगे आपने, एक विटामिन्स के लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें हम सारे विटामिन कवर कर लेंगे। विटामिन ए, बी, ठीक है, सी और हाँ, तो विटामिन ए, बी,
ठीक है। सी, डी, ई और के जो आपके विशेष विटामिन्स होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बी के भी कई प्रकार होते हैं, तो वो भी देख लेंगे हम, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, और विटामिन के बारे में पढ़ लिया हमने। अब खनिज लवण की कितनी मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। तो खनिज लवण जो है वो, इनकी सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। यहाँ पे दे रखा है अल्प मात्रा में हम खनिज लवण का उपयोग करते हैं, ठीक है। वह हम किसी न किसी खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और आगे देखते हैं। अब एक है रुक्षांश, या जिन्हें हम रेशे भी कहते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। रेशे क्या होते हैं? रेशे रुक्षांश की शरीर में पूर्ति पादप उत्पादों से होती है। रेशे बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये किससे मिलते हैं? हमें पादप उत्पादों से ही मिलते हैं रेशे भी। और इनका काम क्या होता है? ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर करने का कार्य करते हैं। तो इनकी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर में डेवलपमेंट करने में, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। अब रेशों के क्या स्रोत है वो देख लेते हैं। साबुत खाद्यान्न, ठीक है, आलू, दाल, फल, सब्जी, ये सभी क्या है? रेशों के स्रोत है। अब जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ है उनमें किन किन चीज़ों की मात्रा होती है और किस अनुपात में होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि 1:2:1 के अनुपात में पाया जाता है। क्या? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसमें? जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जितने भी, ठीक है, जिन्हें हम खाद्यान्न के रूप में ग्रहण करते हैं, उनमें इस अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिलती है। और आगे देख लेते हैं। अब ये वेरी IMP क्वेश्चन है आपके लिए। क्या दे रखा है कि 1 ग्राम ग्लूकोज से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो वो कितनी होती है? 4.2 किलो कैलोरी होती है, ठीक है, 4.2 किलो कैलोरी। तो ये आप ज़रूर इसको अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं। अब देखो, मोनोसैकेराइड्स, किन किन पदार्थों को हम मोनोसैकेराइड्स की श्रेणी में लाते हैं, ठीक है, किन श्रेणी में आते हैं मोनोसैकेराइड्स, कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे दे रखा है ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, ट्रेयोज, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम डाइसैकेराइड होते हैं जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, इस तरह से ये डाइसैकेराइड होते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड देख लेते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड के प्रकार होते हैं। अब ये भी देख लेते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस तरह से एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि सुक्रोज किन दोनों का मिश्रण होता है? तो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। फिर माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का होता है। फिर लैक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का होता है, ठीक है। तो ये आप ज़रूर पढ़िएगा। और आगे देख लेते हैं। हाँ, अब जो बिनोला होता है वो क्या होता है? इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि बिनोला क्या होता है या फिर किसका बीज होता है ये? तो यह किसका बीज होता है? यह कपास का बीज होता है, बिनोला। पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। इन्हें पटसन, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि पटसन पौधे के किस भाग से मिलता है? तो यह पौधे के तने से मिलता है, ठीक है। किससे मिलता है? पटसन तने से मिलता है। और यह मुख्य रूप से किन राज्यों में मिलता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उगाया जाता है। और आगे देखते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। अब फ्लेक्स भी एक तरह का पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, ठीक है। यानी फ्लेक्स भी क्या है? एक तरह का पौधा है जिससे क्या मिलता है? प्राकृतिक तंतु ही मिलता है। अब शाक की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे कि शाक क्या होता है। तो हरे व कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं, ठीक है। हरे व कोमल तने वाले यानी जिनका तना हरा होता है और
यानी जिनका तना जो है वो हरा होता है और कोमल होता है, उसे क्या कहते हैं? हम शाक कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं हम। अब जिनका तना कठोर पर अधिक मोटा नहीं, वह शाखाएं तने के आधार के नीचे से निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो जिनका तना कठोर तो होता है लेकिन मोटा नहीं होता है, और जो उसकी शाखाएं होती है पौधे के, वो तने के आधार से निकलती हैं, तो इस तरह का जो पौधा है वो क्या कहलाता है? झाड़ी कहलाता है। और आगे देखते हैं हम। देखिए, अब इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाजर क्या है? जड़ है या तना है? मूली, शकरकंद, शलजम, तो ये सभी क्या है? ये सभी जड़ है। ठीक है, आप ज़रूर इसका ध्यान रखिएगा। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, ये सभी जड़ है। अब पुष्प के भाग देख लेते हैं। पुष्प के भाग दे रखे हैं यहाँ पे। पुष्प के भाग है पुंकेसर, परागकोश, स्त्रीकेसर आदि, ये सभी पुष्प के भाग हैं। और अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर के भाग देख लेते हैं। ठीक है, और स्त्रीकेसर के भाग भी देख लेंगे हम। तो पहले पुंकेसर के देखते हैं। पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं? एक तो परागकोश और एक तंतु। और ऐसे स्त्रीकेसर के भाग है वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, तो ये स्त्रीकेसर के भाग हो गए। पुंकेसर, स्त्रीकेसर दोनों के देख लिए। अब और आगे देखते हैं। पुष्प का जो केंद्रीय भाग है वो क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर कहलाता है। ठीक है, और जो स्त्रीकेसर का फूला हुआ भाग है वो अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय में गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडाशय कौन सा भाग जो है वो अंडाशय कहलाता है। ठीक है, तो स्त्रीकेसर का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में गोल संरचनाएं क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। इस तरह से क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे जो शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न संधियाँ होती है, ठीक है, मतलब जोड़ों में पाए जाने वाली जो संधियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसमें दे रखा है आपके जो क्लास 6 का सिलेबस है साइंस एनसीईआरटी का, उसमें ये भी दे रखे हैं। तो जो हमारी कंधे की हड्डी है और जो जांघ की हड्डी है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? कंदुकखलिका संधि पाई जाती है। ठीक है, इसी तरह गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी संधि कहलाती है? धुराग्र संधि कहलाती है। और घुटने की संधि और कोहनी की जो संधि होती है उसे क्या कहते हैं? हिंज संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे कि घुटने की संधि क्या कहलाती है। ठीक है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है। अब एक बुक का नाम दे रखा है यहाँ पे जिसे अरस्तु ने लिखी थी, तो ये भी काफ़ी आईएमपी है, इम्पोर्टेंट हो जाती है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसका नाम क्या है? गेट्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, ये बुक है और ये किन्होंने लिखी थी? अरस्तु ने लिखी थी। और आगे देखते हैं कि जो कैजुराइना वृक्ष है वह कहाँ पाया जाता है? वह पूरी उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन सी जगह में? पुरी में मिलता है। नागफनी आपने देखा होगा, जहाँ पर जल की कमी होती है वहाँ पर नागफनी का पौधा मिलता है। तो यह मरुस्थलीय पौधा है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्यतः कहाँ होती है? तने में होती है। ठीक है, सामान्यतः जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। ठीक है, स्टोमेटा में। और ये जो नागफनी का पौधा है इसमें कहाँ होती है? तने में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ताकि यह जो जल की बर्बादी को रोक सके। ठीक है, इस तरह से इसमें तने में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए यह पौधा आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आगे देख लेते हैं। स्क्विड और ऑक्टोपस में श्वसन गिल क्लोम से होता है। ठीक है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है स्क्विड और ऑक्टोपस में किस तरह से होती है? यानी जैसे मनुष्यों में किनके द्वारा होती है? फेफड़ों के द्वारा होती है। इसी तरह ऑक्टोपस में गिल या जिन्हें हम क्लोम भी कहते हैं उनसे श्वसन प्रक्रिया होती है। इसी तरह डॉल्फिन व व्हेल में किससे होती है? नासा छिद्र पाए जाते हैं उनमें।
इसी तरह केंचुए में किस तरह से होती है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंतु विभिन्न प्रकार से श्वसन की क्रिया को करते हैं। और भी अन्य क्रियाओं में भिन्नता पाई जाती है उनमें। और आगे देखते हैं हम। देखिए, अब 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा जो है वह तरल होती है तो तेल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी वसा से जो तेल का निर्माण किया जाता है वह किस तरह से, 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा तरल हो जाती है। अब संतृप्त वसा क्या है, इसके उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि नारियल का तेल और ताड़ का तेल, ये संतृप्त वसा कहलाती हैं। इसी तरह असंतृप्त वसा कहलाती है मछली का तेल या वनस्पति तेल, उसे हम असंतृप्त वसा कहते हैं। अब देखिए, आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वापस से आ गया है। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम वसा से मिलने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है, 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इसे ज़रूर याद करिएगा। फिर शरीर में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में इसका संश्लेषण होता है वसा का। फिर आगे देखते हैं। और 20 से 30% वसा से ऊर्जा शरीर को मिलनी चाहिए, यानी जो 20 से 30% वसा है उससे शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए, यानी इतनी लिमिट होती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ठीक है, वह किन चीज़ों से बने होते हैं, किन पदार्थों से बने होते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एक तो डीएनए होता है, आरएनए होता है। ठीक है, मानव की बॉडी में पाए जाते हैं यह डीएनए और आरएनए। तो इनमें कौन से पदार्थों का मिश्रण होता है, ठीक है, कौन कौन से पदार्थ मिलते हैं। तो इसमें दे रखा है, एक तो कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन और फास्फोरस मिलता है। इस तरह के पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल में हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो, यहाँ से भी एक हो जाएगा। फिर जल का 65 से 75% भाग शरीर के भाग का है। ठीक है, और आगे देखते हैं। मीटर पद्धति का आविष्कार, ये भी काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। मीटर पद्धति का आविष्कार 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था, यानी क्वेश्चन बन जाता है मीटर पद्धति का आविष्कार किसने किया था, कब किया था, तो 1790 में फ्रांसीसियों ने किया था। फिर आगे और देख लेते हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। ठीक है, कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसे आवर्ती गति कहते हैं। ये सभी आपके साइंस के टॉपिक्स। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, अब मैग्नाइट एक प्राकृतिक चुंबक है, यानी मैग्नाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है। ठीक है, न कि संश्लेषित चुंबक है। किसी बुक के एक पेज के निर्माण के लिए 2 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये भी काफ़ी आपका आईएमपी हो जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। और आगे देख लेते हैं। पृथ्वी का 2/3 भाग क्या है, जल है। अब एक बुक आ गई वापस से, ये बुक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट ऑफ द एंशियंट मैरिनर किसने लिखी है, एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। कब लिखी है, 1798 में। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले गेहूँ के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा 500 लीटर जल की हानि होती है। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम गेहूँ देने वाले जो गेहूँ का पौधा होता है, ठीक है, उससे कितना वाष्पोत्सर्जन होता है, 500 लीटर जल की हानि उसमें हो जाती। देखिए अब कितनी जल की हानि हो गई है। अब वायु में कौन कौन से जो है गैसें पाई जाती हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे बताया है। तो जल वाष्प मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, नाइट्रोजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको वायु में मिलती है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। ठीक है, O2 के बिना जल नहीं सकता, तो जलने की क्रिया के लिए O2 होना आवश्यक है। नाइट्रोजन वायु का 4/5 भाग घेरता है। अब वायु में देखिए, वायु में 99 जो पार्ट है वह किसका पाया जाता है, वह N2+O2 का मिलता है। ठीक है, और जो 1 पार्ट है वो किसका होता है, CO2 प्लस जल वाष्प प्लस अन्य गैसें प्लस धूल के कण, उनका 1 भाग होता है। और 99 भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का ही होता है। ठीक है, वायु में। और आगे देखते हैं। लाल केंचुआ जिसमें दांत नहीं पाए जाते, उसमें एक गिजर्ड नाम की संरचना
पाई जाती है। ठीक है, ये गिज़ार्ड, इस नाम की एक संरचना पाई जाती है। किनमें? लाल केंचुओं में, उनमें दांत नहीं पाए जाते। फिर है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अब अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है ये पूछ लेंगे, तो ये क्या है? एक तरह से नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर या बिग बियर। फिर जो पिंड तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी। नील आर्मस्ट्रांग कब गए थे चंद्रमा पर? ठीक है, तो यह 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर गए थे। कौन? नील आर्मस्ट्रांग। तो ये जो है हमारी क्लास 6 की जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो गई। उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका, अगर एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन बनता है विज्ञान से, ठीक है, कक्षा 6 की, तो उसमें से एक पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। सारे ही टॉपिक इसमें मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको क्लास 7, 8, 9 और 10 की भी एनसीईआरटी मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।